नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th जियो की और कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 11th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम को कवर करते हैं, वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं और वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे और जिनके आगे भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो जहां तक क्लास 11th जियो की बात है, क्लास 11th भूगोल की बात है, तो यहाँ पे आपके पास दो बुक रहेगी, थ्योरी की दो बुक रहेगी। फर्स्ट जो आपकी बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ओके, उसमें आपके टोटल 16 चैप्टर दिए गए। उसके बाद सेकेंड बुक आपकी आती है, दैट इज इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। तो हम यहाँ पर आपकी सेकेंड बुक बी बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट भारत भौतिक पर्यावरण के फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट जलवायु के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की, उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन की, और एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, जहां तक मैथ वर्क की बात है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ए बुक के, और उसके साथ साथ हमारी सीरीज हम कंटिन्यू अब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की भी और हिस्ट्री की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है, यह हमें बताना है कि कौन सा स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वो है मासिनराम, और ये मासिनराम मेघालय में है। ओके, मेघालय जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के अगर हम थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाएं तो यहाँ पे इस टाइप से मेघालय दिया गया है, और यहाँ पे लगभग सेंटर में वहाँ की कैपिटल शिलोंग आ जाती है। तो शिलोंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मासिनराम है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। ओके, इसी के पास एक चेरापूंजी भी है। पहले ये माना जाता था कि चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, लेकिन रिसेंटली जो रिसर्च किया गया, रिसेंटली जो डेटा लिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि नहीं, चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है। ओके, उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से इस चैप्टर में से कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों का मौसम होता है, तो उत्तरी मैदान कौन से हो गए? स्पेशली पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, लिटिल बिट जो वेस्टर्न पार्ट है मेघालय का हो गया, नहीं मध्य प्रदेश का हो गया। तो यहाँ पर यानी कि कौन कौन से? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया यूपी का, राजस्थान कंप्लीट हो गया, और वेस्टर्न पार्ट हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे एक गर्म हवा चलती है, तो उस गर्म हवा को कहते हैं लू। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ओके, आपने देखा होगा जो चैप्टर आपने डिटेल में डिस्कस किया, रीड किया, समझा है, तो आपने ये समझा होगा कि भारत में गर्मियों में जो बारिश होती है वो मानसूनी बारिश होती है। सर्दियों में अक्टूबर सितंबर के मध्य से लौटना शुरू हो जाता है, अक्टूबर तक पूरी तरीके से मानसून लौट जाता है। तो फिर शीत ऋतु में, सर्दियों में बारिश कौन सी होती है? तो वो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ओके, तो यहाँ क्या पूछा गया? ये पूछा गया कि सर्दियों में, शीत ऋतु में जो बारिश होती है, जैसे जनवरी में हो गई, फरवरी में हो गई, तो वो किस कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि यहाँ पे हम इंडिया को मान लें, थोड़ा सा हम इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर इंडिया को मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान, यहाँ पे आ जाता है ईरान, यहाँ पे इराक आ जाता है, और लगभग यहाँ पे आगे चल के आ जाता है भूमध्य सागर। तो जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसमें सर्दियों में क्या आता है? नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है, वहाँ चक्रवात आते हैं। ओके, चक्रवात आते हैं, भारी बारिश होती है उन इलाकों में। तो कभी कभी जो वहाँ से आने वाली जो पश्चिमी जेट प्रवाह है, पश्चिमी जेट प्रवाह क्या होती है? एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि हवा की नदी होती है। तो उसके साथ कुछ बादल उड़कर इस साइड भी आ जाते हैं, तो इस इलाके में, पूरे इलाके में बारिश होती है, और उसका कुछ प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में पड़ता है, यानी कि पंजाब में, पश्चिमी यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे बारिश हो जाती है सर्दियों में। तो किसके कारण हो रही है? वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हो रही है। न्यूज़पेपर में ये वर्ड आप अक्सर पढ़ोगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में डिस्टर्बेंसेस होते हैं वेदर में, और उसके कारण भारत में बारिश होती है। ओके, उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, मानसून को परिभाषित कीजिए। ओके, हमें बताना कि मानसून क्या होता है। तो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन से शब्द से?
मौसम शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है मौसम। ओके, इस मौसम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना। मौसम के अनुसार हवा की दिशाओं में परिवर्तन हो जाना। तो जो मानसून है वो भी क्या करता है? ऐसे ही करता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में 6 महीने तो पवनें ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, 6 मंथ गर्मियों में, और 6 मंथ फिर उल्टी दिशा हो जाती है। तो मौसम के अनुसार इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको मानसून कहा जाता है। क्लियर? तो मानसून है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, वो है मौसम शब्द से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है कि मौसम क्या होता है। तो किसी स्थान विशेष की, मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष की निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। एक तो याद रखना है, किसी स्थान विशेष की बात करनी है, एक समय निश्चित होना चाहिए, उस दौरान जो वायुमंडल की क्या दशा होगी उसको हम कह देंगे वहाँ का मौसम। जैसे हम अब बात करें कि दिल्ली की क्या है, तो स्थान क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और मान लीजिए कि 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, अभी शाम को 6 बजे की हम बात करें, तो शाम को 6 बजे वायुमंडल की दशा क्या है? दशा में क्या क्या बताएंगे? तापमान कितना है, बादल छाए हुए हैं या फिर नहीं छाए हुए, उसके बाद हमें बताना वर्षा हो रही या नहीं हो रही है, पवनों की गति क्या है, उसमें हमें ह्यूमिडिटी भी बतानी है। ओके, आर्द्रता कितनी है। तो ये सबको 4-5 चीज़ें हम बताएंगे तो ये हो जाएगा वहाँ की मौसम की दशा। ओके, यानी कि किसी स्थान विशेष की समय, निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की जो भी कंडीशन होती है, दशा होती है, उसे बोलते हैं मौसम। और मौसम जो होता है वो दिन में कई बार बदल सकता है। जैसे सुबह ठंडा हो सकता है, या सुबह बरसाती हो सकता है, दोपहर को गर्म हो सकता है, शाम को सुहावना भी हो सकता है ना। तो मौसम कई बार बदल सकता है दिन में। तो ये हो गया मौसम की किसी स्थान विशेष के निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को हम मौसम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं? जनरली क्या सोचते हैं हम, आमतौर पे ये लगता है कि जलवायु और मौसम तो एक ही बात है। ऐसा तो नहीं है। एक अगर होती तो हमसे कहते कि सुबह जलवायु ठंडी थी, शाम को गर्म हो गई, ऐसे कहते किसी को सुना है? नहीं सुना ना, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है। ओके, लेकिन जनरल सेंस में हमें लगता है कि शायद एक ही चीज़ होगी। अब जलवायु क्या होती है? जलवायु लंबे समय में मौसम के औसत को कहते हैं। लंबे समय में जो एवरेज रहेगा वेदर का, उसको कहेंगे हम जलवायु। ओके, लगभग ये 30 वर्षों का औसत होता है, लगभग 30 वर्षों का। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो लगभग 30 वर्षों में ले, यानी कि एवरेज क्या रहेगा? जैसे हम भारत की जलवायु कहते हैं मानसूनी जलवायु, तो ये एवरेज है। ओके, एवरेज हो गया ना, कि औसत हो गया कि मानसून सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। या फिर हम किसी स्थान की जलवायु को अगर कह रहे हैं कि वहाँ की जलवायु उष्ण है, गर्म है, तो जरूरी नहीं कि पूरे साल ही गर्म रहे, कभी तो ठंडी भी रहती होगी, लेकिन ओवरऑल वो गर्म रहती है। क्लियर? यानी कि जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए कि रिटन टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो एक में 0 भी आ गए, लेकिन ओवरऑल उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है। तो वो एवरेज है ये। तो लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं, और ये औसत लगभग 30 वर्षों का लिया जाता है। हालांकि दोनों चीज़ें सेम कैसे होती है? सेम ऐसे होती है कि दोनों के जो कारक है मौसम और जलवायु को, वो सेम ही है। क्योंकि मौसम और जलवायु दोनों में ही तापमान आता है, आर्द्रता आ जाती है, इसमें पवनों की गति आ जाती है, इसमें बादल हम शामिल करेंगे, वर्षण इसमें शामिल करेंगे, वायुदाब शामिल करेंगे, तो जो कारक है वो एक जैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। यूं कह सकते हैं कि मौसम बुक का एक पेज है, जबकि जलवायु है वो पूरी बुक होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th जो हमारा प्रश्न रहेगा, जेट धाराएं क्या होती है? जैसा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जेट धाराएं हैं, इसी के कारण हमारे यहाँ पे सर्दियों में बारिश आती है। ओके, क्योंकि वो उन जो बादल हैं, जो भी हरकतें होती है भूमध्य सागर के आसपास, उन बादलों को उड़ा करके अपने साथ ले आते हैं। तो ये जेट धाराएं क्या होती है हमें बताना है। तो जेट धाराएं एक तरह पवनों की नदी होती है। ओके, एक तरह की पवनों की नदी होती है। जैसे पानी की नदी होती है, ऐसे बर्फ की नदी होती है, उसको हिम नदी बोलते हैं ना। तो ऐसे ये पवनों की नदी होती है जो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निश्चित दिशा में चलती है। ओके, जिस दिशा से चल रही है उसी के आधार पर हम नाम दे देते हैं, पश्चिमी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह। ओके, और इनकी गति 110 से 180 किलोमीटर के बीच में होती है। मौसम के अनुसार इनकी गति बदलती रहती है, और ये जेट प्रवाह जहाँ भी बहती है वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, वो है भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक रहता है? तो राजस्थान में। दैनिक तापांतर समझते हो ना, यानी कि मिनिमम हो गया। मान लीजिए कि राजस्थान में ऐसा होता है कि वो मिट्टी जो होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो गर्मियों में भी ऐसा होता है कि रात को 12-1 बजे के आसपास बहुत कम टेम्परेचर चला जाता है। मान लीजिए कि वहाँ पे चला गया 20 डिग्री सेल्सियस, उसी दिन को हो सकता है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस चला जाए। अब 30 डिग्री का तापांतर हो गया एक ही दिन में, इतना ऊपर नीचे हो गया। तो इसे बोलते हैं दैनिक तापांतर, यानी कि किसी भी दिन के
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर होता है वो तापांतर कहलाता है, दैनिक तापांतर, और वो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां जो हमारा प्रश्न रहेगा, 9th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कोरियोलिस बल क्या है, ये हमें बताना है। कोरियोलिस बल क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनी है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए ये हमारी अर्थ है। अब आपको पता है ना कि अर्थ दो तरीके से, एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और एक अपने एक्सिस के ऊपर, अपनी धुरी के ऊपर घूमती रहती है, जिससे कि दिन रात बनते हैं। अब जो अपनी धुरी के ऊपर घूमती है उसके कारण एक बल पैदा होता है। ओके, उसके घूर्णन के कारण क्या होता है, एक बल पैदा होता है। उसके कारण क्या होता है कि पवनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर ऐसे मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर ऐसे मुड़ जाती है। ओके, इस टाइप से मुड़ जाती है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं, और इसे हम फेरल का नियम बोल देते हैं। ओके, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पवनी है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे कोरियोलिस बल या फिर फेरल का नियम कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? और ये जो कारक है, चाहे वो कोरियोलिस बल बोले या फेरल का नियम बोले, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, किसी भी स्थान की जलवायु को। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में कैसे आता है मानसून पवनें, ऐसे दक्षिणी पश्चिमी दिशा से एंट्री करती है, इस टाइप से एंट्री करती है। ओके, तो वो इसी कोरियोलिस बल के कारण इस टाइप की डायरेक्शन को ले लेती है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि काल बैसाखी किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। छोटी छोटी टर्म्स है इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। काल बैसाखी किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो मानसून के आने से पहले असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में जो शाम का समय होता है, इवनिंग का जो टाइम होता है, उसमें गरज के साथ होने वाली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। ओके, यानी कि काल बैसाखी क्या है कि मानसून के आने से पहले, ओके, वो महीना होता है, बैसाख का मंथ होता है। अगर हम देसी महीनों की बात करें, भारतीय महीनों की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग वो बैसाख का महीना। तो उसमें क्या होता है कि मानसून के आने से पहले असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय में झमाझम बारिश होती है। इस बारिश को काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि काले बादल मंडरा जाते हैं, बैसाख के महीने में ये बारिश होती है, तो उसको बोला जाता है काल बैसाखी। कहाँ होती है? असम और पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि काल बैसाखी वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है, किस राज्य से है। ओके, उस बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 11th क्वेश्चन दिया गया कि कंवार की उमस या फिर अक्टूबर हीट से आपका क्या अर्थ है। ओके, ये हमें बताना है। कंवार की उमस किसे कहते हैं, अक्टूबर हीट क्या कहते हैं। अक्टूबर हीट अगर पूछ लिया जाए, अक्टूबर हीट या अक्टूबर की उमस, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कई बार कंवार की उमस भी बोल देते हैं। ओके, तो मानसून की वापसी के बाद क्या होता है कि जब मानसून वापसी शुरू कर देता है, जैसे 15 सितंबर के आसपास से वापसी शुरू हो जाती है नॉर्थ इंडिया से, कई बार ये डिले भी हो जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ओके, भारतीय ट्रेन की तरह ये चलता है, क्योंकि मानसून जो होता है ना, उसका नाम भी इसीलिए रखा गया, ना किसी के मानता ना किसी की सुनता, अपनी मर्जी करता है, तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो मानसून की वापसी के बाद जब भी लगभग सही होता है कि सितंबर एंड तक ये वापसी करे, उसके बाद तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है, क्योंकि बादल वगैरह चले गए। ओके, मौसम साफ हो जाता है, तो तापमान बढ़ने लगता है और आर्द्रता उस वक्त ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जो मौसम होता है वो असहनीय हो जाता है। वैसे जुलाई में भी कई बार हो जाता है, लेकिन उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा असहनीय हो जाता है, ह्यूमिडिटी, उमस ज़्यादा हो जाती है, तो इसे कंवार की उमस या अक्टूबर हीट कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, मैंगो शॉर या फिर आमर वर्षा किसे कहते हैं। मैंगो शॉर क्या होता है या फिर आमर वर्षा क्या होती है, हमें बताना है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ओके, ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब वर्षा ऋतु की शुरुआत होने वाली होती है, तो उस वक्त केरल और कर्नाटक के जो तटीय भाग होते हैं उसमें मानसून पूर्व की वर्षा होती है, यानी कि प्री मानसून शॉर होते हैं, प्री मानसून बारिश होती है, वहाँ पे मानसून के आने से पहले की बारिश शुरू हो जाती है, तो उसे मैंगो शॉर या आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये जो बारिश होती है आमों को पकने में मदद करती है। ओके, तो इसलिए इसका नाम मैंगो शॉर या फिर आमर वर्षा पड़ा है। ओके, तो कहाँ होती है? केरल में होती है, कर्नाटक में होती है। कब होती है? ये ग्रीष्म ऋतु के अंत में और मानसून के आने से पहले होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, 13th क्वेश्चन है, एल नीनो क्या है, ये हमें बताना है। ये भी 1 मार्कर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो पेरू के तट पर दिसंबर के महीने में बहने वाली अस्थायी गर्म जलधारा। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। एल नीनो पेरू के तट पर बहती है, कब आती है? दिसंबर के महीने में आती है। कैसी है, क्या है ये जलधारा है, कैसी है? गर्म है। कैसी है? अस्थायी है।
क्योंकि स्थायी भी हो सकती है ना, स्थायी जलधारा होती है जो पूरे साल बहती है, ये अस्थायी है, कभी कभी आती है 3-4 वर्षों के बाद आ जाती है। ओके, और ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। ये कैसी है? ये गर्म जलधारा है। ओके, तो यहाँ पर तो इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि जो डिटेल चैप्टर की बात करें तो उसमें बहुत कुछ समझना है इसके बारे में, क्योंकि ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जिस वर्ष ये एल नीनो आ जाती है, 3-4 वर्षों में आती है, कई बार 5 वर्षों के बाद आती है, तो जब ये आ जाती है उस साल हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है। ओके, तो एल नीनो पेरू के तट पर दिसंबर के महीने में बहने वाली एक अस्थायी गर्म जलधारा होती है, और जिस वर्ष ये आती है उस वर्ष हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है। 14th क्वेश्चन को देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, किस प्रदेश में अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, हमें बताना है। तो तमिलनाडु में अधिकतर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। जो वर्षा ऋतु होती है उसमें बारिश यहाँ पे कम होती है। इसका कारण ये कि अगर हम साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा सा जाएं, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट से टकरा करके बारिश झमाझम होती है, लेकिन ये वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती उतनी। लेकिन जब वो वापसी होती है मानसून की, तो लौटती पवनी है वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है, यहाँ पूर्वी घाट से टकरा करके बहुत बारिश करती है। तो अक्टूबर नवंबर में खूब बारिश होती है, कई बार ये दिसंबर तक चली जाती है। अगर आप नवंबर या दिसंबर में न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चेन्नई में बाढ़ आई हुई, फ्लड आया। वो फ्लड इसीलिए आता है क्योंकि उस वक्त बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है। ओके, उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 1 मार्कर में, वो है कि मानसून का आरंभ किस महीने से होता है, ये हमें बताना है। तो मानसून का जो आरंभ होता है, शुरुआत होती है, वो जून के महीने से होती है। जून के पहले सप्ताह में ये केरल पहुंच जाता है। ओके, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम बात करें हरियाणा की, पंजाब की, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जुलाई आ जाता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुँचता है। लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है जून में, जून के फर्स्ट वीक में। कई बार ऐसा भी होता है कि मई के लास्ट वीक में भी इसकी शुरुआत हो जाती है, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं। छोटे छोटे 1 मार्क्स के ये इससे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें एक मानसून प्रस्फोट भी दिया गया, मानसून ब्रस्ट जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो मानसून के आगमन पर कई बार ऐसा होता है कि जब मानसून आया तो कुछ दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, तो उसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना या मानसून ब्रस्ट बोलते हैं। जैसे मानसून आता है तो शुरुआत में ऐसा होता है, खास तौर पे मुंबई वगैरह में ज़्यादा होता है, तटीय इलाकों में ज़्यादा होता है, वहाँ पे लगातार कई दिनों तक बारिश होती है, बाढ़ जैसी नौबत आ जाती है, तो उसे मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फोट बोलते हैं। ऐसा कुछ जरूर नहीं कि वहीं पे हो, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में भी इस बार हुआ था कि 4-5-6 डेज तक लगातार कंटिन्यूस बारिश हुई थी, कई जगह पे काफ़ी ख़राब हालात हो गए थे, तो उसे मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट बोलेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 17th क्वेश्चन दिया गया है, 17वां जो हमारा प्रश्न है, लास्ट है ये क्वेश्चन 1 मार्कर में। तो ये क्वेश्चन दिया गया कि मानसून विराम से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो वर्षा ऋतु के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती, यानी कि ऐसा होता है कि 15 डेज 20 डेज का एक बीच में ब्रेक आ गया, सूखा एक पीरियड आ गया, ड्राई पीरियड आ गया, तो उसे बोलते हैं मानसून विराम। ओके, मानसून में एक तरीके से ब्रेक लग जाता है। तो ये थे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि जो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि मानसून से रिलेटेड 2 टर्म्स दी गई है, एक है मौसम और एक है जलवायु। ओके, तो मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट हमें करना है कि ये इनमें डिफरेंस क्या होता है। जनरल सेंस में हम क्या लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर ये सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। तो क्या है ये? तो मौसम क्या है? सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। किसी स्थान विशेष की निश्चित समय के दौरान जो वायुमंडल की दशा होती है उसे मौसम बोलते हैं। किसी स्थान विशेष की, स्थान तो बताना पड़ेगा ना, और समय बताना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कहाँ की हम बात करें। तो किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान जो वायुमंडल की दशा होती है उसे बोलते हैं हम मौसम। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 15 अगस्त को शाम को 7 बजे ये मौसम की दशा थी कि बादल छाए हुए थे, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, ह्यूमिडिटी हाई थी। ओके, हवा चल रही थी 10 to 12 किलोमीटर पर आवर, बारिश नहीं हो रही थी। तो ये आपने लिख दिया, तो ये वहाँ की मौसम की दशा हो गई। ठीक, उसके बाद जलवायु क्या होती है कि लंबे समय कितना, लगभग 30 वर्षों में मौसम के औसत को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे मौसम में तो जल्दी जल्दी परिवर्तन हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन आमतौर पर इतना जल्दी नहीं होता। अगर हम दूसरे शब्दों में कहीं समझने के लिए तो यूँ भी कह सकते हैं कि मौसम बुक का एक पेज है, जबकि जलवायु क्या है, पूरी बुक होती है। मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम है। जैसे तापमान हो गया, वर्षण हो गया, आर्द्रता हो गई, पवन हो गया, जैसे आसमान की स्थिति हो गई, ये सारे क्या, ये एक है।
लेकिन फ़र्क क्या है कि जो मौसम है वो किसी स्थान विशेष के निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा है, जबकि जलवायु लंबे समय में औसत है। जैसा मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स एक दिन एक एग्जाम में अच्छे आए, कम आए, लेकिन हम उसको अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, एवरेज कहेंगे, इंटेलिजेंट कहेंगे, वो किस बेस पे? वो हम कहेंगे उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, एक टेस्ट से डिसाइड नहीं होता। तो ऐसी मौसम है वो एक तरीके से आपके मंथली टेस्ट की तरह है, और ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपकी जलवायु की तरह होता है। ठीक, तो मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, जबकि जलवायु एक लंबे समय में बदलती है। एकदम से बदलाव या परिवर्तन नहीं होते। मौसम का ऐसा हो सकता है कि सुबह ठंडा हो, दोपहर को गर्म हो सकता है, शाम को बारिश भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपका, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से? एक हो गया अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है कि ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, और इसमें ये 0 डिग्री की लाइन है। ओके, अक्षांश रेखा है। कौन सी है ये? इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। ओके, तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम कहाँ पर जाएंगे? ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, नॉर्थ पोल हो, चाहे वो साउथ पोल हो, उसकी तरफ अगर हम जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे दक्षिणी भाग है वो कहाँ है? वो भूमध्य रेखा के थोड़ा पास में है। अब जो पास में है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जबकि उत्तरी भाग दूर होता जाएगा तो वहाँ पे तापमान थोड़ा कम रहेगा। तो पहली चीज़ है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है वो है अक्षांशीय स्थिति। जैसे कि जो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो उससे दक्षिण वाला भाग है वो थोड़ा सा तापमान वहाँ पे अधिक रहता है, जबकि उत्तर वाला भाग है वहाँ पे तापमान कम रहेगा। दूसरा, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जो इलाके भारत के समुद्र के पास स्थित है, ओके, जो इलाके समुद्र के पास स्थित है वहाँ पे क्या होगा? तटीय इलाकों में वहाँ पे जलवायु सम रहेगी। ओके, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगी, पूरे साल ना ज़्यादा तापमान रहेगा ना कम तापमान रहेगा, एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। और जो इलाके दूर होते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, तो ये जो दूर वाले इलाके होते हैं यहाँ पे कड़ाके की गर्मी होगी, कड़ाके की सर्दी होगी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे समुद्र का प्रभाव था। तो ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं कि जो पास वाले इलाके हैं वहाँ की जलवायु अलग और दूर वाले वहाँ की अलग। तीसरा है वायुदाब तथा पवनें। जो वायुदाब तथा पवनें ये भी भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि जो जमीन भूभाग है, स्थलीय भाग, वो जल्दी गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है? यहाँ वायुदाब कम हो गया, और यहाँ पे क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता तो वहाँ पे तापमान क्या है? तापमान वहाँ पर, यहाँ पे तो ज़्यादा है, ज़्यादा तो वायुदाब कम हो जाएगा। यहाँ पे तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। वायुदाब क्या चलेगा? अधिक से कम की तरफ चलता है। इसलिए क्या होता है कि इनके साथ पवनें भी ऐसे ही चलती है, पवनें चलने लगती है ना। अब पवनें जो चलती है तो उसके कारण भारत में बारिश होती है ना। तो जो वायुदाब और पवनों का दोनों का एक साथ सिस्टम है कि जहाँ पे वायुदाब कम होगा, कहाँ कम होगा? जहाँ पे तापमान अधिक होगा। तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। यहाँ पे तापमान कम होता है, वायुदाब अधिक होता है, और पवनें अधिक से कम वायुदाब की तरफ चलने लगती है, क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की तरफ चलती है तो बारिश करती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे वायुदाब तथा पवनें हैं वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। अगर ऐसा ना होता तो शायद बारिश नहीं होती, ऐसे मानसून ना आता। उसके बाद हिमालय। हिमालय भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अब जो पवनें तो चलने लगती है, यहाँ से चलने लगती है ना, अब वो चलने लगती है किस तरफ? समुद्र से स्थल की तरफ। हो सकता है वो इंडिया को पार करके चाइना में चली जाती, लेकिन हिमालय उनको पार करने देता नहीं है। तो ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि हिमालय दो तरीके से, एक तो ये कि जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से आने वाली जो पवनें, मानसूनी हवाएं हैं, उनको वो रोकता है और भारत में बारिश करवाता है। दूसरा ये कि सर्दियों में जो साइबेरिया की तरफ से, रशिया की तरफ से जो पवनें आती है, ठंडी पवनें आती है, उनको ये रोकता है, हमें बिल्कुल जमने से भी रोक लेता है। तो दोनों तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है हिमालय। इसके साथ साथ स्थलाकृति है, वो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कहीं पे पर्वतीय भाग है, कहीं पे पठारी भाग है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे मरुस्थल है, तो वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान की रेत की बात की थी, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। मैदानी भाग में अलग प्रकार की जलवायु है, क्योंकि वहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। ऐसे ही पर्वतीय भाग है, वहाँ पर उच्च भाग है, तो वहाँ की जलवायु अलग है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो ये कुछ 5 कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं मुख्य तौर पे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा 3 मार्कर में, हमें बताना है, कारण बताना है कि तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। ये हमें बताना है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में बारिश होती है, इसका कारण क्या है।
तो शीत ऋतु में जो पवनें होती है वो धरातल से समुद्र की तरफ चलने लगती है। इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि क्या होता है, क्यों होता है। कि शीत ऋतु में क्या होता है कि यहाँ पे तापमान कम हो गया ना, कम होना शुरू हो जाता है। जैसे नवंबर दिसंबर की बात करें तो वायुदाब है वो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ वायुदाब कम हो जाता है, तो पवनें ऐसे उल्टी चलने लगती है। ओके, ज़्यादा से कम की तरफ ऐसे चलने लगती है। पवनें ऐसे चलती है ना, क्यों बहने लगी कि शीत ऋतु में जो पवनें हैं वो धरातल से समुद्र की ओर बहने लगती है, इसलिए ये शुष्क होती है। क्योंकि ये धरती से किस तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। अब ये धरती से समुद्र की तरफ जा रही है तो ये शुष्क होती है, इसमें नमी तो होती नहीं है। ओके, नमी होती नहीं, इसलिए स्थलीय भाग पर बारिश भी नहीं करती। लौटता हुआ मानसून है वो बारिश नहीं करता है। लेकिन ये पवनें जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, यहाँ से जब गुजरती है तो यहाँ से क्या कर लेती है, नमी ग्रहण कर लेती है। ओके, आर्द्रता ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती है और ये पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं और वहां पर ये झमाझम बारिश करती है अक्टूबर नवंबर में। इसलिए वहां पे शीत ऋतु में बारिश होती है। केवल तमिलनाडु ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा ज़्यादा बारिश होती है। ओके, एक बार फिर से देखिए कि कहाँ से क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कैसे वो पवनें गुजरती है, जब गुजरती है तो यहाँ पे पूर्वी घाट है उससे टकरा करके इस पूरे तमिलनाडु में बारिश कर देती है, क्योंकि नमी उनको यहाँ से मिल गई। बाकी पवनों को नमी नहीं मिल पाती, इसलिए शीत ऋतु में सर्दियों में तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा 3 मार्कर में वो है शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं लिखिए। इस टाइप से आपको ऋतुओं को लिखना भी आ सकता है कि उसके ऊपर नोट लिखिए। तो शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं लिखनी है, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको थोड़ा सा पूरे सेंटेंस में इसको लिखना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है नवंबर में। नवंबर दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाती है। लगभग नवंबर से यूँ कह लीजिए कि हल्की सर्दी है वो आनी शुरू हो जाती है। दिसंबर तक पूरी तरीके से सर्दी या शीत ऋतु की शुरुआत हो चुकी होती है। उसके बाद अंत कब होता है, फरवरी मार्च में। ये ऋतु है फरवरी और मार्च की शुरुआत तक बिल्कुल गायब हो जाती है। यानी कि ये तो होगी शुरुआत की, शीत ऋतु की शुरुआत होती है, आरंभ होता है वो नवंबर दिसंबर के महीने से होता है और अंत होता है फरवरी या फिर मार्च से। ओके, उसके बाद तापमान कैसा रहता है, हम तापमान बताएंगे कि यहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत इस मौसम में कम ही रहता है। सर्दियों में कम रहता है ना, तापमान कम रहता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। वायुदाब, जब तापमान कम रहेगा तो वायुदाब हमेशा ज़्यादा रहता है। आर्द्रता कैसी होती है, ह्यूमिडिटी मध्यम होती है। वैसे तो ह्यूमिडिटी तो रहती है, क्योंकि आप देखते हो ओस वगैरह काफ़ी आती है, तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है जितने कि बारिश के दिनों में होती है। तो ह्यूमिडिटी है वो मध्यम रहती है। वर्षा इस ऋतु में बहुत कम होती है, केवल 2% बारिश होती है पूरे साल की। यानी कि बारिश है वो कम होती है, 2% होती है, लेकिन कई बार जो बारिश होती है हमें लगता है कि बहुत हो गई। सर्दियों में थोड़ी सी बारिश भी हमें ज़्यादा दिखती है। तो ये होगी शीत ऋतु की विशेषता। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा आपका 3 मार्कर में, वर्षा ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं लिखिए, ये हमें बताना है। अवस्था और उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा कि आरंभ क्या होता है वर्षा ऋतु का, जून जुलाई हम लिखेंगे। जो साउथ इंडिया वहाँ पे जून से इसकी शुरुआत हो जाती है, जबकि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे जुलाई से इसकी शुरुआत होती है। अंत क्या होता है, सितंबर से वापसी शुरू हो जाती है, यहाँ से नॉर्थ इंडिया से, पंजाब हरियाणा और राजस्थान से। जबकि साउथ इंडिया की बात करें तो अक्टूबर तक इसकी वापसी चलती है। तो हम 2 महीने लिखेंगे, सितंबर अक्टूबर में इसकी वापसी होती है। उसके बाद तापमान कैसा रहता है, तापमान आप देखिए वर्षा ऋतु में अधिक ही रहता है, ऊँच ही रहता है, काफ़ी गर्मी रहती है। वायुदाब कम रहता है, वायुदाब कम होता है तभी तो पवनें समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम रहेगा। आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, ह्यूमिडिटी होती है ना, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, तभी तो बारिश हो रही है। और वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। पूरे साल की, वर्ष भर की जो इंडिया की बारिश होती है उसका 75% हमें इसी ऋतु में, इसी मौसम में मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो 3 मार्कर में रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में। क्वेश्चन है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। भारतीय मानसून को देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। कई बार, बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार 3 मार्कर में इसे रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। क्यों समझा जाता है, तो पहला ये कि मानसून पूरे देश में लगभग एक समय और एक ही लय में आता है। लगभग एक समय में आता है, 2 महीने में पूरे देश में फैल जाता है, एक ही लय में आता है। साउथ से शुरू होता है, नॉर्थ तक पहुंच जाता है। तो ऐसा लगता है कि हम एक देश में जुड़े हुए हैं, एक ही माला के मोती हैं, ऐसा लगने लगता है। ओके, दूसरा, भारत के बहुत सारे त्यौहार मानसून के साथ जुड़े हैं। मानसून के साथ नई उमंग आती है। जब मानसून आता है बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं, चाहे वो तीज का त्यौहार हो, चाहे वो हम साउथ इंडिया के त्यौहार की बात करें, चाहे वो हम नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार की बात करें, असम की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार हैं वो इसी के साथ जुड़े हैं। जैसे मानसून आएगा ये त्यौहार आएंगे।
त्यौहार आएंगे तो देश में उमंग छा जाएगी। तो ऐसे लगता है कि मानसून वो जोश लेकर के आ रहा है, वो खुशियाँ लेकर के आ रहा है। मानसून हमारी कृषि का भी आधार है। मानसून जब आता है तो हरियाली लेकर के आता है, और हरियाली आती है तो पूरे देश के चेहरों पर खुशियाँ छा जाती है। तो इसलिए भी ये समझा जाता है कि मानसून है पूरे देश को जोड़ता है। ओके, तो ये थे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे इस चैप्टर में से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ मैंने हेडिंग दी है, आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। पहली विशेषता है अनिश्चित वर्षा, कि भारतीय जो मानसून की बारिश होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब कन्फर्म नहीं है कि जितनी बारिश इस बार हुई अगली बार भी होगी, कन्फर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, और कन्फर्म नहीं है कि कितनी होगी, यानी कि इसमें अनिश्चितता रहती है। कई बार ज़्यादा हो जाती है, औसत से ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कई बार कम हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। देश के एक ही भाग में ऐसा होता है कि बाढ़ आई हुई है, एक भाग में होता है कि सूखा पड़ा हुआ है। तो ये अनिश्चित है। पहली जो इसकी विशेषता होती है कि अनिश्चित होती है, मात्रा इसकी फिक्स नहीं है। ओके, कि कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, एवरेज होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए ये अनिश्चित है, इसकी पहली विशेषता है। दूसरे अनियमित भी है, इरेगुलर भी है, बैक बेंचर की तरह है। कभी टाइम से पहले आ जाती है, कभी टाइम के बाद में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मानसून टाइम से पहले आ गया, कई बार हुआ कि टाइम के बाद आ गया, कई बार टाइम से पहले चली जाती है, कई बार टाइम के बाद में मानसूनी वर्षा चली जाती है। मानसून का आना जाना भी फिक्स नहीं है, तो इसलिए इरेगुलर भी है, अनियमित भी है। तीसरा असमान वर्षा, तीसरी जो विशेषता ये असमान है। पूरे देश में एक बराबर बारिश नहीं होती। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, उससे ज़्यादा होती है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, उससे भी कम रह जाती है। ओके, यानी कि ये असमान रूप से वितरित है। जैसे आप देखिए कि जो बाड़मेर और जैसलमेर है राजस्थान के, वहाँ पर वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम है। ओके, और वहाँ पर 10 वर्षों में जितनी बारिश होती है कई बार एक दिन में मासिनरम और चेरापूंजी में हो जाती है। आइडिया लगाइए कितनी असमानता है। तो तीसरी विशेषता ये होगी। चौथी विशेषता है मूसलाधार बारिश, कि जो भारतीय मानसून के द्वारा होने वाली बारिश है वो मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश मतलब ये देखिए कि जो बारिश का मौसम होता है उसमें इंडिया की 75% बारिश हो जाती है पूरे साल की। उसमें से 40-42 दिन होते हैं बारिश वाले, तो वैसे ओके, उसमें 75%। इसलिए भारतीय बारिश के बारे में कहा जाता है कि इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया, कि भारत में बारिश है वो बरसती नहीं बल्कि गिरती है। ऐसा ही होता है, झमाझम बारिश होती है। तो ये भी एक विशेषता है। उसके बाद है लघु अवधि। एक विशेषता ये कि जो पीरियड होता है बारिश का, मानसूनी बारिश का, वो छोटा सा पीरियड होता है। 3-4 महीने का ये मौसम होता है, उसमें भी 40-42 दिन होते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। उसके बाद छठी विशेषता ये धरातलीय वर्षा है। धरातलीय वर्षा कौन सी होती है? यानी कि 3 प्रकार की बारिश होती है। उसमें से एक चक्रवातीय वर्षा होगी, एक संवहनीय वर्षा होगी, एक धरातलीय वर्षा होती है जो पर्वतों से टकरा करके बारिश होती है। तो ये भारतीय मानसून जो वर्षा है वो धरातलीय वर्षा, हिमालय पर्वत है इसका एक मेन कारण है जिसके कारण भारत में बारिश होती है। तो ये हो जाएगी भारतीय मानसून की विशेषता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत में वर्षा के वितरण पर एक नोट लिखिए। हमें बताना है कि भारत में बारिश कहाँ पर कितनी होती है। तो यहाँ पर हम पूरे देश में जो बारिश हो रही है उसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। एक तो है अधिक वर्षा वाले प्रदेश, कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उनको हम कहेंगे अधिक वर्षा वाले प्रदेश। इसमें आ गया पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें आ गया द्वीप समूह, इसमें आ गया पूर्वोत्तर भारत। यानी कि हम पूरे देश को अगर देखें तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है और नहीं बन पाता मैप, फिर भी हम ट्राई करें। तो यहाँ पे ये जो पूर्वोत्तर भारत है, एक तो ये हो गया जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हो गया हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये वाला इलाका है पूरा का पूरा, यहाँ पे। इसके अलावा जो द्वीप समूह चाहे यहाँ पे हो चाहे अंडमान निकोबार हो, तो यहाँ पे बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसको हम कहेंगे अधिक वर्षा वाले स्थान। दूसरे हो गए मध्यम वर्षा वाले प्रदेश। कौन से हो गए? जहाँ पे बारिश 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ओके, वो मध्यम वाले में हम ले लेंगे। इसमें आ गया मध्य और उत्तरी भारत आ गया। मध्य भारत बीच का सारा लगभग सा पार्ट आ गया, उत्तरी भारत लगभग सा आ गया, राजस्थान या राजस्थान के आसपास के लगते इलाके हैं उनको छोड़ करके। उसके बाद तीसरा जो रहेगा, तीसरा भाग रहेगा जहाँ पे बारिश कम होती है। ओके, कम वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं? तो कम वर्षा वाले प्रदेशों की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वाले जो इलाके हैं उनको हम लेंगे कम वर्षा वाले इलाकों में। इसमें आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान आ गया हमारा, पश्चिमी भारत में राजस्थान आ गया,
गुजरात का कुछ भाग आ गया, दक्षिणी हरियाणा आ गया, पंजाब के कुछ भाग आ गए। ओके, वो इलाके आ जाते हैं जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वो हो गए कम वर्षा वाले प्रदेश। तो इस तरीके से पूरे देश को हम 3 भागों में बांटेंगे। अधिक, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, मध्यम जहाँ 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, और कम वर्षा वाले प्रदेश जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी क्योंकि मानसून से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर एक नोट लिखिए। अभी तक की अगर बात करें तो मैंने जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर को देखा, या फिर केवीएस या जेएनवी के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो ये क्वेश्चन एक बार भी 5 मार्कर में नहीं आया, 3 मार्कर में आया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ये थीम को कवर करता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बताना है भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उस पर एक नोट लिखनी है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में आता है ना उस साइड से, दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन होती है, केरल की साइड से आता है, तो इसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी 2 शाखाएं होती है, यानी कि ये जो मानसून हमारा आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा होगी, ये होगी अरब सागर की शाखा, और ये होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा वो 1 जून को केरल के तट पे पहुंच जाती है। यहाँ पे पहुंचती है, कब पहुंचती है? लगभग 1 जून को पहुंच जाती है। क्लियर? यहाँ पे ये 1 जून को पहुंच जाएगी। तो उसके बाद आगे कब बढ़ती है? 1 जून को ये केरल के तट पे पहुंची, और उसके बाद 10 जून को ये, लगभग 10 से 15 जून को ये मुंबई पहुंच जाती है। इस शाखा की भी 2 शाखाएं हो जाती है, यानी कि इसको हम दोबारा से देखिए थोड़ा सा, कि ये जो शाखा है 1 जून को यहाँ पहुंची, 10-15 जून के आसपास मुंबई पहुंची। इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक तो अंदर की तरफ चली जाती है मध्य भारत की शाखा, एक ऊपर की तरफ चली जाती है जो कि राजस्थान वगैरह में बारिश नहीं करती, सीधी हिमाचल पहुंच के बारिश करती है, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं है। जो अरावली है वो इसको रोक नहीं पाता, वैसे है, अगर रोक पाता तो राजस्थान में बहुत बारिश होनी थी, वो इसके पैरेलल समानांतर आ जाता है। तो इसकी 2 शाखाएं बन जाती है, एक तो मध्य भारत की शाखा हो जाती है, एक उत्तरी भारत की शाखा बन जाती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा करें तो लगभग 5 जून को ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, कोलकाता पहुंच जाती है, कोलकाता के आसपास। उसके बाद ये सीधी ऊपर की तरफ जाती है, तो हिमालय से टकराती है, पार कर नहीं पाती, तो इस 2 भागों में जाती है, एक तो पश्चिमी शाखा, एक पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा है वो पूर्वोत्तर भारत में बारिश करती है, पश्चिमी शाखा है वो हमारे यहाँ पे आती है, यानी कि बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पहुँच जाती है। दिल्ली हरियाणा में ये शाखाएं लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचती है। ओके, तो ये हो गया कि किस तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ता है, दिल्ली तक, हरियाणा तक, पूरे भारत तक पहुंचता है। तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्द ही हम इस सीरीज़ को, यानी कि इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, और आपको कल तक वेरी सून पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज़ है, पहले हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपका अपना जो प्यार है, जिस तरीके से आपने साथ दिया वो साथ देते रहिए, और आपके छोटे छोटे जो कमेंट्स आते हैं वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।